नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका। वर्तमान समय में हिंदी का क्या प्रयोजन है और उसमें अनुवाद अपनी भूमिका किस प्रकार निभा रहा है, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम अगर हिंदी की बात करें तो वर्तमान समय में हिंदी के अगर प्रमुख रूप देखें, किस रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कार्य क्षेत्र की अगर बात करें हिंदी की, तो वो मुख्यतः दो माने जा सकते हैं। एक क्या है, जनता की बोलचाल की सामाजिक व्यवहार की भाषा है हिंदी, और दूसरा विशिष्ट प्रयोग या प्रयोजन की भाषा क्या है, हिंदी है। अंग्रेजी की अगर बात करें तो अंग्रेजी में एप्लीकेशन तथा भाषा निर्माण के कार्यों का अध्ययन करने वाली शाखा को अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स द्वारा भाषा को शासकीय विधि, विज्ञान तंत्र, ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भाषा प्रयोग में संपुष्ट होने वाली भाषा ध्वनियों के साथ जोड़ा जाता है। यानी विशेष क्षेत्रों में जिन भाषा ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें किसके अंतर्गत देखा जाता है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर देखा जाता है। डॉक्टर ललितांबा के शब्दों को अगर देखें, दिन प्रतिदिन या दैनंदिन सामाजिक व्यवहार तथा साहित्य की रचना में भाषा का एक सहज प्रवाह होता है, या कहें कि भाषा चलनशील होती है। मानव मस्तिष्क की कई दिशाओं के लिए यह मूलाधार भाषा सीढ़ियाँ तैयार करती है। यानी जब मानव का मस्तिष्क अलग अलग दिशाओं में जाता है तो वो भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है, या उस तक पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं वो किससे होती है, भाषा से। इसे भाषा वैज्ञानिक व्यवहारिक भाषा कहते हैं। यानी कौन सी भाषा ये, जो हम व्यवहार में लाते हैं, जो अपनी आरंभिक अवस्था में लोक व्यवहार के लिए समाज रचना में संप्रेषण की भूमिका तैयार करती है। संप्रेषण क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, किस काम के लिए, सामाजिक रचना के लिए। इस स्थिति में ये भी कहा जा सकता है कि यह भाषा एक ध्वनि समुच्चय होती है जिसे संप्रेषित होने के लिए एक जमा एक की न्यूनतम भागीदारी जरूरी होती है। एक जमा एक यानी एक से दो होने चाहिए इसमें, यानी जितने लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे, जितनी शब्दावली इसमें जुड़ती चली जाएगी, उतनी ही ये भाषा अधिक संप्रेषित होती जाएगी, इसका प्रचार प्रसार या होता जाएगा या इसका क्षेत्र विस्तार होता जाएगा। इसी प्रकार दैनंदिन लोक व्यवहार की भाषा इससे थोड़ा आगे बढ़कर भी व्यक्तिक स्वाधीनता और प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इसे जीवंत भाषा भी कहते हैं। जीवंत भाषा जो गतिशील है, जिसमें नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं, वो कौन सी भाषा होगी, वो जीवंत भाषा होगी। ये किसके शब्द हैं, डॉक्टर बी ललितांबा के विचार हैं। अब बात करते हैं प्रयोजन की। देखिए, प्रयोजन की अगर बात करें तो प्रयोजन विशिष्ट उद्देश्य के अर्थ का पूरक है। यानी एक विशेष उद्देश्य, वो एक प्रयोजन या एक विशेष उद्देश्य। भारत के संदर्भ में अंग्रेजी में इसी को फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है। अंग्रेजी इस अर्थ में कई देशों में उसे बोलने वालों की मूलतः उपनिवेशिक प्रवृत्ति के कारण फंक्शनल लैंग्वेज का कार्य कर रही है। क्योंकि अंग्रेजी जो है वो क्या है, बोलने वालों की मूलतः औपनिवेशिकवादी, यानी जो बोलने वाली भाषा है वो अलग अलग देशों में भी इंग्लिश का इस्तेमाल बोलने वाली भाषा के रूप में किया जा रहा है। वही फंक्शनल या व्यवहारिक हिंदी भारत के लिए एक सुखद संदेश का वाहक बनकर प्रकट होती है। लेकिन हम भारत में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यवहारिक भाषा के तौर पर हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक सुखद संदेश का वाहक बनकर सामने आ रही है। अर्थात हिंदी भाषा के लिए एक अच्छा समाचार या सुखद संदेश है। प्रयोजनमूलक हिंदी आज कई नामों से जानी जाती है। यानी जिस हिंदी का इस्तेमाल हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए करते हैं वो कौन सी हिंदी है, प्रयोजनमूलक है। इसके अलग अलग पहचान है, अलग अलग नाम है, जैसे व्यावसायिक हिंदी, अनुप्रयोगात्मक, व्यवहारिक, कामकाजी, व्यावसायिक आदि। किंतु अब इसके लिए प्रयोजनमूलक शब्द ही ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है, या ये शब्द रूढ़ हो गया है, पक्का हो गया है।
इसका अर्थ यह है कि वह रोजगार परक भाषा जो जीविकोपार्जन में सहायक हो, यानी एक ऐसी भाषा जो हमें रोजगार दिला सकती है और जिससे हम अपना जीवन यापन करने के लिए धन अर्जन कर सकते हैं। उस भाषा के रूप में किसकी पहचान हो रही है? हिंदी की पहचान अब होने लगी है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए या इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रयोजन मूलक हिंदी को 7 वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आता है प्रशासनिक वर्ग। देखिए, प्रशासनिक वर्ग में राजभाषा हिंदी का समावेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम जो प्रशासनिक क्षेत्र के लिए आलेखन है, टिप्पण है, अनुवाद है या संप्रेषण है, एक विभाग से दूसरे विभाग में अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए पत्र लेखन का कार्य है, आदि के लिए हम इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी भाषी और हिंदी भाषा से अलग जो कर्मचारी हैं, दोनों के लिए जो इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है वो कई प्रकार से सहायक है, जिससे कि क्या होता है, इसका विकास होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में या उच्च पद के लिए, उसमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। दूसरा अगर हम देखें वाणिज्य का क्षेत्र, वाणिज्य यानी व्यापार, वाणिज्यिक भाषा के रूप में भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल या प्रयोजनमूलक हिंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें टंकण, आशुलेखन या वाणिज्यिक व्यापार, पत्राचार और नई आर्थिक शब्दावली की आपूर्ति करना इसके अंतर्गत आता है। इससे हिंदी आर्थिक पत्रकारिता का माध्यम भी बन रही है और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी इसको प्रवेश प्राप्त हो रहा है। बैंकों में तेजी से अगर हम देखें तो हिंदीकरण किया जा रहा है। इसीलिए किस लिए इसका जो लाभ है वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी बैंकों का जो कार्य क्षेत्र है वो गाँवों में तेजी से फैल जाए, क्योंकि गाँव के जो लोग हैं ज़्यादातर विदेशी भाषा को सीखने में इतने सक्षम नहीं है, जबकि हिंदी भाषा वो सुबोध या आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या आवश्यक है कि इस क्षेत्र में भी इसका प्रयोजन मूलक हिंदी का विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि और भी अधिक आसान तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा सके, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें साहित्यिक क्षेत्र में, देखिए साहित्य के क्षेत्र में सृजनात्मक जो रचनाएं लिखी जाती हैं या जो सृजनात्मक कार्य किया जाता है, उसके अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त करवाती है, जिसमें पत्रकारिता का क्षेत्र है या अन्य जो अनुवाद कार्य किए जाते हैं इसके अंतर्गत वो भी शामिल है। तकनीकी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो तकनीक का क्षेत्र है, जिसमें हम देख सकते हैं दूरदर्शन है या कार्टून फिल्म्स है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है, जिसमें दृश्य श्रव्य माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, इस तरह की जो तकनीकी या जो अन्य तकनीकी क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं या नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। यहाँ मीडिया के अंतर्गत वो सब बातें आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई, जैसे समाचार वाचन आ जाएगा, विज्ञापन इसके माध्यम से दिखाया जाता है। इसके साथ साथ जो हम मीडिया के माध्यम से कार्टून फिल्म्स देखते हैं, या इसके साथ साथ जो हम पटकथा लेखन का कार्य किया जाता है, पटकथा लेखन जो किसी भी नाटक के लिए या फिल्म के लिए पटकथा लेखन करी जाती है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। स्फुट यानी अन्य जो विकसित क्षेत्र हैं, किसी भी क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहा है उसमें भी या वर्तमान समय में, जैसे अगर हम देखें तो मीडिया में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, इसमें अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आ रही है। फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम चैनल हम देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक क्षेत्र हैं जिसमें कि उस कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और इसका और अधिक विकास हो रहा है। उसके बाद जो विधि क्षेत्र आता है, कानून क्षेत्र या विधि क्षेत्र, इसके अंतर्गत भी प्रयोजन मूलक हिंदी का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे कि ये कार्य आसानी से पूर्ण हो सके।
इसके बाद अगर हम देखें कि हिंदी की प्रयोजनीयता के संदर्भ में अनुवाद क्या भूमिका निभाता है, हमारा मुख्य आज का विषय भी यही था। अब से पहले हमने ये जाना कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है और प्रयोजन मूलक हिंदी किन किन कार्य क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही है। अब अगर हम देखें हिंदी की प्रयोजनीयता के आधार पर अनुवाद कैसी भूमिका निभा रहा है। देखिए, हिंदी की प्रयोजनीयता के संदर्भ में सबसे पहले अगर हम देखें डॉक्टर पूर्णचंद टंडन की जो विचार हैं वो हम जान लेते हैं। ये कहते हैं कि प्राचीन युग में अनुवाद को दूसरे दर्जे का कार्य कहा जाता था, अनुवाद को पाप या उल भी कहा जाता था, किंतु आज पूरे विश्व की दृष्टि अनुवाद के प्रति बदल रही है। भाषा प्रौद्योगिकी के इस युग में भाषाओं के सदुपयोग तथा उनके कार्यान्वयन के नए एवं विविध आयाम हमारे सामने आ रहे हैं या उजागर किए जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है वैसे वैसे अनुवाद कार्य का भी विकास हो रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें भाषा का विस्तार रूप चाहिए। जब हम भाषा को विस्तृत रूप में या विस्तार रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता हमारे सामने आएगी। तब हमारी जो अनुवाद कार्य है वो और ज़्यादा विकास की ओर अग्रसर होगा। आज अगर हम अनुवाद के महत्व की बात करें तो मूल लेखक से अधिक तो हम नहीं मान सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं है। कौन? जो अनुवादक है, अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति है, माना कि वो मूल लेखक के समान नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं। देखिए, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हमें मूल भाषा में किया गया कार्य समझ में नहीं आता। उस समय हम किसका सहारा लेते हैं? अनुवादक का सहारा लेते हैं। तो वहाँ पर मूल लेखक के समान अनुवादक भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हमारे समाज में एक समय ऐसा भी था जब अनुवादक को महत्व दिया ही नहीं जाता था। उसका नाम, उसका मानदेय यानी जो उसको धन दिया जाता था, उसका योगदान नगण्य या बिल्कुल गौण समझा जाता था। ये धारणा थी कि जो साहित्यकार असफल हो जाता है वो क्या बन जाता है? अनुवादक बन जाता है। लेकिन आज स्थितियाँ इसके विपरीत है। आज के समय में अगर देखें, अनुवादकों के वेतन भी अब पहले की तुलना में अच्छे हुए हैं या सम्मानजनक हुए हैं। उनको नाम भी मिलने लगा है, उनको जो मानदेय या उनकी जो वेतन या राशि है वो भी अच्छी हो गई है। अनुवादकों का सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी अब बढ़ने लगा है। तो वर्तमान समय में अगर देखें, हिंदी के साथ अनुवाद का भी विकास हो रहा है। डॉक्टर हरीश सेठी के विचार को हम यहाँ जान लेते हैं। ये कहते हैं कि भाषाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले युवाओं के लिए अनुवाद एक नई आशा बनकर हमारे सामने उभरा है। न केवल भाषाओं के अध्येता युवा, अपितु भाषा के अध्येता यानी अध्ययन करने वाले, जैसे अंग्रेज़ी है, हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, बंगाली है, इन भाषाओं का अध्ययन करने वाले युवाओं के साथ साथ जो दूसरे विषयों और अनुशासनों में कार्य करने वाले युवा हैं वो भी इस रोजगारोन्मुख क्षेत्र की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। अनुवाद अब केवल माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि आज एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आया है। पहले अनुवाद लोकहित और जनहित के लिए किया जाता था, लेकिन उसका प्रसार बहुत ज़्यादा कम था, यानी बहुत ज़्यादा विकास उसका नहीं हो रहा था। लेकिन आज अनुवाद की भूमिका विश्व कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को साकार करने की तो है ही साथ इससे रोजी रोटी और रोजगार और व्यवसाय के लिए भी, कलात्मकता तथा निपुणता की पुष्टि के लिए भी, सामाजिक और राष्ट्र निर्माण के लिए भी उल्लेखनीय बन गई है कि अनुवाद अब केवल एक कार्य मात्र नहीं है बल्कि रोजगार हो गया है। रोजगार यानी जिससे हम धन अर्जन कर सकें, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। ऐसी सुविधाएं हम किसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं? अनुवाद कार्य के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश सिंहल का मानना है कि हमारे जो युवा विज्ञान, तकनीक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना कैरियर नहीं चुनते या नहीं चुन पाते,
आज अत्यंत आवश्यक है कि उनके सामने भी ऐसे रोजी रोटी के अवसर हो जिससे उन्हें सम्मानजनक और संतोषजनक जीवन जीने में सहायता हो जाए। देखिए, माना कि जो विज्ञान के या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार है और वो अपना जीवन आसानी से चला सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सभी युवा पीढ़ी इसी तरफ जाए। बहुत से ऐसे हैं जो इस तरफ नहीं जाते। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगला तथा अन्य भारतीय भाषाओं को तथा इनके साहित्य को औपचारिक स्तर पर अथवा उपाधि हेतु पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थियों के लिए रोजगार की दृष्टि से आज के समाज में निराशा ही हाथ लगती है, जबकि भाषा और साहित्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले सबसे अधिक सशक्त उपकरण और माध्यम माने जाते हैं। लेकिन फिर भी जो इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे, उनके लिए यहाँ पर क्या मिल रही है? केवल निराशा ही मिल रही है। तो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य की स्थिति है। लेकिन केवल भाषा और साहित्य के अध्ययन करने वालों की जो निराशा का ही प्रश्न नहीं है। आज के समय में कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में राजनीति शास्त्र, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान तथा बौद्ध अध्ययन जैसे विषयों के अध्येताओं के सामने भी रोजी रोटी जुटाने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब तो विज्ञान के विभिन्न पाठ्यक्रम भी प्रयोग और अनुप्रयोग की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। वित्त, वाणिज्य, पत्रकारिता, कंप्यूटर व्यवस्थापन, फार्मेसी, शिक्षा शास्त्र, पुस्तकालय विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजनेस स्टडीज जैसे आदि में रोजगार की कुछ संभावनाएं अभी भी बची हुई है। विधि यानी कानून, गणित, ऑपरेशन रिसर्च, संगीत कला, समाज कार्य आदि क्षेत्रों में भी अब रोजगार की संभावनाएं कम हो गई है, यानी अब इतना ज़्यादा इनका विकास नहीं हो रहा है। अनुवाद इन सभी विषयों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अनुवाद यदि ईमानदार, एकनिष्ठ और संकल्प जीवी हो तो नौकरी में रहकर या नौकरी के बिना भी खूब पैसा कमा सकते हैं। आज बैंकों में, रेलवे में, पत्रकारिता में, मीडिया के सभी क्षेत्रों में अगर देखें, संसद में, राजदूतावासों में, विज्ञापन लोक में, शिक्षा क्षेत्र में, वित्त, वाणिज्य और विज्ञान के क्षेत्रों में, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, बीमा कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, पाकशास्त्र का मतलब कुकिंग, सज्जा शास्त्र यानी जो डेकोरेशन का काम सिखाया जाता है, सौंदर्य शास्त्र जो ब्यूटिशियन का काम किया जाता है, पर्यटन का क्षेत्र, विधि का क्षेत्र, कंप्यूटर, राजनीति, व्यवसाय, पर्यावरण तथा इसी तरह के अन्य अनेक क्षेत्रों में आज के समय में अनुवाद का बोलबाला है, क्योंकि विश्व में एकीकरण का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज संसार में दूरियां कम हो गई हैं, इसीलिए हमें दूसरों को जानने की उत्सुकता है। और दूसरों को हम कब जान सकते हैं? जब हम उनकी भाषा का अनुवाद करके उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के समय में अनुवाद का चारों तरफ बोलबाला है। अनुवाद वास्तव में आज के युग और आज के दौर की प्राण शक्ति है। अनुवाद में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा चल रहा है, 1 वर्षीय निष्णातोत्तर डिप्लोमा चल रहा है, 1 वर्षीय एडवांस डिप्लोमा जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ एक संस्थान ऐसे हैं अथवा विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अनुवाद में MA, MPhil और PhD की डिग्री या उपाधि भी दे रहे हैं। स्पष्ट है कि आज अनुवाद एक स्वतंत्र अनुशासन और स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने है। और यही वो समय है जब हमें भारतीय भाषाओं के रास्ते में आने वाले जो अलग अलग प्रकार के खतरे हैं, उन खतरों के प्रति जागृत होना है, सचेत होना है और अपनी संस्कृति की भाषा में गतिशील सभ्यता की भाषिक क्षमता और शक्ति को समाविष्ट करना है। यानी जो संस्कृति आज के समय में वो कैसी है? गतिशील है। हमारी जो सभ्यता है वो विकास की ओर जा रही है। ऐसे में अगर भाषा में विकास नहीं होगा तो हम पिछड़ जाएंगे। हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने, संस्कृति की मानसिकता की प्रतिक्रिया के सही रूप से गतिमान और सशक्त बनाने का यही एक उपाय है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, फिलहाल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो विश्व भर के समक्ष विकास कार्यों से संबंध
रख सकती है, उसकी समग्र जानकारी रखने एवं बांटने तथा ज्ञान विज्ञान के विकास को मूल्यांकन करने का सर्वाधिक उपयोगी माध्यम भी बन सकती है। अतः अनुवाद तथा पत्रकारिता के साथ साथ हमें कामकाजी हिंदी के संक्षेपण, पलवन, प्रारूपण, टिप्पण, रिपोर्ट लेखन, प्रतिवेदन लेखन, कार्यालयीय प्रचार, समाचार लेखन, संपादन, अपठित लेखन, अशुद्धि विश्लेषण, मानक हिंदी की परख, देवनागरी लिपि का स्वरूप और उसकी पहचान, वैज्ञानिकता और उसकी महत्ता, भाषिक संरचना, मुहावरे और लोकोक्तियों का विवेचन, उनका प्रयोग, अशुद्धियों के कारण तथा प्रकार, हिंदी का क्षेत्र, उसकी बोलियां तथा शैलियां, राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी, बैंकों, विधि कार्यालयों आदि में हिंदी का स्वरूप। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं हिंदी के विकास के लिए इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इनके परिभाषिक शब्दावली का स्वरूप तथा निर्माण, व्यवसाय की शब्दावली तथा व्यावसायिक पत्राचार जैसे कितने ही ऐसे पक्ष हैं, अर्थात जो हम इन पक्षों को देख रहे हैं, इन सभी पक्षों को देखते हुए इन सभी का अपना अपना विशेष महत्व है। हिंदी के व्यवहार मूलक बोध हेतु इनसे भिन्न होना ही नहीं, इनमें नैपुण्य यानी निपुणता हासिल करना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी हम इनसे अलग ना हो बल्कि इनमें निपुणता हासिल करें और इन सभी का गहन और व्यवहारिक ज्ञान से ही हम आधुनिक भाषा के रूप को समझ सकते हैं या अधुनातन यानी इस समय की आधुनिक युग की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। और ये कब पूरी हो सकती है? जब हम हिंदी भाषा की परिभाषिक स्वरूप को गूढ़ रूप से जानेंगे, उसे समझेंगे, तो हम इसका विकास कर सकते हैं और वर्तमान समय में उपयोग भी कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप से हम डॉक्टर पूर्णचंद टंडन के विचारों को जानेंगे। इनके शब्दों में कहा जा सकता है कि हमें हिंदी के प्रयोग मूलक समस्त आयामों का, उसकी नई व्यवहार मूलक दिशाओं का, उसके कामकाजी रूपों का द्वार खोलना होगा। अपने साहित्यिक किंतु संकीर्ण दृष्टिकोण को एक नया कोण प्रदान करना होगा। समय को, स्थिति को और आवश्यकता की नाजुकता को गंभीरता से हमें समझना होगा। अब लकीर पीटने से हम हिंदी को जीवित नहीं रख सकते, बल्कि दूरसंचार माध्यमों ने भी साहित्य के पठन पाठन पर आक्रमण किया है। क्योंकि अब क्या है कि हमें अगर बुक पढ़नी है, किताब पढ़नी है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, बल्कि जो दूरसंचार के माध्यम हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। अतः सभी को हिंदी की राजभाषा और राष्ट्रभाषा वाली गरिमा को सुरक्षित रखते हुए उसे सदैव जीवंत, गतिमय और प्रकार्यात्मक बनाने का संकल्प लेना होगा। जब तक हम अर्थ प्रयोजन से हटकर, अर्थ प्रयोजन क्या है? केवल धन कमाना ही एक उद्देश्य ना हो, धर्म और मोक्ष प्रयोजन को केंद्र में नहीं करेंगे, तब तक हिंदी की प्रयोजन मूलक दिशाओं का, व्यवहार मूलक क्षेत्रों में प्रविष्ट होने का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। यानी हिंदी को अगर हमें उद्देश्य पूर्ण बनाना है, व्यवहार में उसे लाना है, तो हमें स्वार्थी भाव का त्याग करना होगा। स्वार्थी क्या है? अर्थ को उद्देश्य ना मानकर हम धर्म और मोक्ष को उद्देश्य माने और अपने कर्म को महत्व दें। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोजन विशेष के प्रति कटिबद्ध होने और युद्ध स्तर पर कार्यरत होने का यही सही समय है, क्योंकि इस समय की मांग है कि हम हिंदी का क्षेत्र विस्तार करें। हिंदी भाषा का अगर क्षेत्र विस्तार होगा तो हिंदी भाषा का जो प्रयोजन मूलक पक्ष है वो अपने आप विकसित होगा। तो इन सब बातों से हम जान सकते हैं कि हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अगर हम हिंदी को प्रयोजन के अनुसार इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनुवाद करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारी हिंदी पिछड़ जाएगी। और वर्तमान समय में जो इस आधुनिक समय काल के साथ ताल से ताल मिलाते हुए हमारी भाषा अनुवाद की भूमिका में भी अपना महत्वपूर्ण कार्य अगर करती है या वो उस क्रम के साथ चलती है, तो इसकी देखें तो हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका हम मान सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।